आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे गूंज फेलोशिप के बारे में, जहां पर आपको मंथली 20 से 22 हज़ार रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है। आप इस फेलोशिप में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, इसको बताने के लिए आज हमारे साथ हैं अनुपम जी। तो यहाँ पर 3 तरह की फेलोशिप संचालित की जा रही है। गूंज ग्रास रूट फेलोशिप, गूंज सेतु फेलोशिप और गूंज नेक्स्ट जेन फेलोशिप। आप लर्निंग के साथ अर्निंग भी कर सकते हो, एक इंटरनल जर्नी कर सकते हो, प्रोसेस को समझ सकते हो और चीज़ें लर्न कर सकते हो। अन्य फेलोशिप की तुलना में थोड़ा-सा अलग है और निश्चित तौर पे थोड़ा-सा कठिन भी है, लेकिन कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल होंगे इस फेलोशिप के लिए जो फॉर्म भर सकते हैं? सामान्य तौर पर ग्रेजुएट्स होने चाहिए, लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस पे हमारे कोई कैंडिडेट साथी ये सोच रहे हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चाहे वो फॉर्म भरने से लेके फाइनल सिलेक्शन होने तक कौन कौन सी प्रोसेस होती है? सामान्य तौर पर फरवरी-मार्च पे जो तो रोज़ की फेलोशिप आती है। इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं या क्या तैयारी करनी चाहिए? तो इंटरव्यू लगभग पूरे दिन का होता है। हर स्टडी के लिए जाना चाहे तो गूंज टीम कैसे उसको सपोर्ट करती है, या तो जॉब के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि गूंज फेलोशिप क्या है, इस फेलोशिप को क्यों करना चाहिए या इस फेलोशिप को करने के क्या क्या फायदे हैं, इस फेलोशिप के दौरान आपको क्या क्या काम करना पड़ता है और फेलोशिप में आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। इन सभी बात को बताने के लिए आज हमारे साथ अनुपम भाई हैं, जो खुद गूंज फेलो 2025 से 26 तक अलीराजपुर मध्य प्रदेश में रह चुके हैं। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ अनुपम जी हैं जो गूंज फेलो अलुमनाई रह चुके हैं और आप सभी के साथ अपना अनुभव साझा करेंगे कि फेलोशिप के दौरान क्या क्या चीज़ें की, क्या जर्नी रही, क्या चैलेंजेस रहा और फेलोशिप तक पहुंचने का कैसा सफ़र रहा है। ये बहुत काफ़ी पहले समय से सोशल सेक्टर से जुड़े हुए हैं और समाज कार्य में लगातार जुड़े हुए हैं। उसके साथ में ही गूंज फेलोशिप की जर्नी और अपने बारे में बताएंगे। तो स्वागत है आपका अनुपम जी हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में। तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए और आपकी जर्नी कैसी रही? बहुत-बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। मैं अगर अपने सामाजिक क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत करूँ तो लगभग 10 वर्ष पूर्व 2015-16 का वो दौर रहा, जब से मैंने इस क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से काम करना प्रारंभ किया। और उसके पश्चात एक कोविड को हम लोगों ने देखा, और कोविड निश्चित तौर पर चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात हो या फिर एक आम नागरिक की बात हो, वो एक ऐसा दौर रहा कि हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने किसी न किसी को खोया ना। तो उस दौर में ये बात स्पष्ट तौर पर समझ में आने लगी कि व्यक्तिगत ज़रूरतों, व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियों के साथ सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक ज़िम्मेदारियों को निभाना कितना आवश्यक है। और उसी के परिणाम स्वरूप जब हम इन कामों को कर रहे थे, उस दौरान कई सारी ऐसी घटनाएँ हुई या फिर कई सारी ऐसी प्रेरक कहानियाँ हमारे साथ घटित हुई कि पूरे तरीके से हमने इस क्षेत्र में आने की कोशिश की और पूरी तरीके से इस क्षेत्र के होकर के रह गए। जी, जी। और चूँकि हम यहाँ पर गूँज फेलोशिप को लेकर के इस बात को केंद्रित कर रहे हैं, तो मैं गूँज की जर्नी की तरफ आता हूँ। तो 2024 जून-जुलाई के दौरान हमने इसका फॉर्म भरा था और 2025 जनवरी में इंटरव्यू के लिए जो तो हमें दिल्ली आमंत्रित किया गया, और उसके बाद फिर जो तो ये जर्नी प्रारंभ हुई, वहाँ इंटरव्यूज़ हुए और इंटरव्यूज़ के बाद इंडक्शंस हुए, और उसके बाद फिर मुझे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में, जो मूल रूप से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ भील और भिलाला 2 समुदाय मुख्य तौर पे रहते हैं। वहाँ मैंने लगभग 10 महीने की फेलोशिप जर्नी की और उसके बाद कोरबा और फिर बैतूल में ये जर्नी चलती रही। बहुत बढ़िया अनुपम भाई। तो अगर हम बात करें कि गूंज फेलोशिप क्या है? या फिर ये अन्य उन सभी फेलोशिप से कैसे अलग है? क्योंकि आजकल के टाइम पे सोशल सेक्टर में बहुत सारी फेलोशिप चल रही हैं। तो पहले गूंज फेलोशिप क्या है और कैसे ये अन्य फेलोशिप से अलग है? सामान्य तौर पर जब हम फेलोशिप के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो हमें कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे पहला तो है कि सामान्य तौर पर जितनी मैक्सिमम फेलोशिप हैं, वो 2 वर्षों की हुँ, होती हैं। गूँज के साथ ये 12 महीने की एक फेलोशिप जर्नी है। दूसरी चीज़, जब दूसरे फेलोशिप की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे और कई सारे तरीके की चीज़ें हैं। वहाँ पे एक करिकुलम है, वहाँ पर एक हर 6 महीने के बेसिक प्लान्स हैं और भी कई सारी तरीके की चीज़ें होती हैं।
कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हर फेलोशिप का एक अलग दायरा है, हर फेलोशिप का एक अलग तरीका है जो तो फेलोज़ को ट्रेन करने का। लेकिन जब हम गूँज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 तरह की फेलोशिप संचालित की जा रही हैं। गूँज ग्रास रूट फेलोशिप, गूँज सेतु फेलोशिप और गूँज नेक्स्ट जेन फेलोशिप। तो जब नेक्स्ट जेन की बात करते हैं तो ये ऐसे उम्मीदवारों के लिए होती है जिनके परिवार या जिनके माता-पिता पहले से गूँज में कार्यरत रहे हैं या कार्यरत हैं। दूसरी जब सेतु की बात करते हैं तो सेतु फेलोशिप के दौरान सारे के सारे चयनित फेलोज को बड़े शहरों में विशेष तौर पर मेट्रो सिटीज में गूंज के ऑफिस से कनेक्ट किया जाता है, उनको ऑपरेशनल टीम के साथ जोड़ा जाता है। और जब गूंज ग्रास रूट फेलोशिप की बात करते हैं, जिसमें मैं फेलो रहा हूँ, तो गूंज ग्रास रूट फेलोशिप समाज के वंचित समुदायों और विशेष तौर पर जो ऐसे प्रभावी क्षेत्र हैं जहाँ पर बात करें विकास की, जहाँ पर बात करें शिक्षा की, जहाँ पर बात करें महिलाओं से जुड़ी स्वच्छता और स्वास्थ्य से कई सारी ऐसी अभावपन जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए उन समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रास रूट फेलोज को भेजा जाता है। तो ये मुख्य तौर पर जो प्रमुख तौर पर हम कहें कि कैसे अलग है, तो ये हार्डकोर ग्रास रूट लेवल की फेलोशिप है, जहाँ पर आपको ऐसे प्रभावित क्षेत्रों पे जाना होता है, जहाँ पे आपकी जर्नी ऐसे क्षेत्रों से शुरू होती है, जहाँ पर वास्तव में समाज में काम करने की ज़रूरत है। दूसरी अगर हम बात करें तो गूंज क्योंकि भारत के लगभग सभी राज्यों में काम कर रहा है और लगभग 50,000 गांवों तक जाने की ये गूंज की यात्रा चल रही है। अभी हम लोग 257 जिलों के आसपास कार्य कर रहे हैं और इसके साथ-साथ भारत के बाहर भी हम कर रहे हैं। लेकिन जब ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं तो हम विशेष तौर पे जहाँ तक मुझे जानकारी है और जहाँ तक हमारे फेलो साथी रहे हैं, तो जो ट्राइबल्स इलाके हैं वहाँ पे हम लोग ज़्यादा फ़ोकस्ड रहे हैं और वहीं पे मेरी ये जर्नी रही। तो दूसरा तरीका है कि ये ग्रास रूट लेवल की है। पूरी तरीके से हम 1 साल की जो जर्नी करते हैं वो स्थानीय स्तर पर रह कर के ग्रास रूट लेवल पे करते हैं, जहाँ पर रिमोट से ये फेलोशिप करने के कोई ऑप्शंस नहीं है। तीसरी चीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये एक आंतरिक यात्रा की तरीके से, क्योंकि हम जब ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं और जब ऐसे समुदायों के बीच रहते हैं, क्योंकि हमारा रहना, खाना, उनके कल्चर्स को जीना और उन्हीं के साथ सारे त्योहार्स को मनाना और सारी की सारी चीज़ें वहीं पे इन्वॉल्व होती हैं। तो हम एक आंतरिक यात्रा को भी तय करते हैं इस दौरान। तो इस तरह से ये अन्य फेलोशिप की तुलना में थोड़ा-सा अलग है और निश्चित तौर पे थोड़ा-सा कठिन भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब 1 साल की आप जर्नी करके आते हो, तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हो, बहुत सारे समाधानों की खोज करते हो और आप एक बेहतर मनुष्य एट लीस्ट बन के निकलते हैं। बढ़िया, बढ़िया, सुन के काफ़ी अच्छा लगा अनुपम भाई आपके एक्सपीरियंस। तो अगर कोई फ्रेशर है या जस्ट उसने अपना अभी कॉलेज कंप्लीट किया है और इस फेलोशिप में आना चाहता है और सोशल सेक्टर में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कौन-कौन से बेनिफिट्स होंगे जो ये फेलोशिप प्रोवाइड करती है? चाहे वो फाइनेंशियल हो, हुँ। चाहे वो स्किल वाइज़ हो, चाहे वो मेंटोरिंग हो या तो एक्सपोज़र हो। तो इन सब चीज़ों में कैसे सपोर्ट करती है गूंज फेलोशिप? निश्चित तौर पर जो हमारे नए फ्रेशर्स साथी जो तो इस फेलोशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो सोशल सेक्टर पे आना चाहते हैं, तो सोशल सेक्टर पे इन्वॉल्व होने की जो प्राइमरी प्रोसेस के तौर पर हम कहते हैं, तो फेलोशिप को एक बेहतर नज़रिए से देखा जा सकता है। और इस सेक्टर पे थोड़ा-सा ये चीज़ें भी हैं जो हमारे नए छात्र आ रहे हैं, उनको करियर से जुड़ी हुई कई सारी समस्याएँ वर्तमान दौर में ज़्यादा तौर पे दिखाई देती हैं। तो कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे पास 2 वर्ष या 3 वर्ष की फेलोशिप जॉइन करने का समय नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में गूँज चूँकि 1 साल की फेलोशिप जर्नी है, तो एक बेहतर विकल्प है, जो बड़ी लंबी फेलोशिप नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, एक छात्र के तौर पर हमारे पॉकेट मनी भी जो है तो महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। जिसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो गूँज जो है तो एक 15,000 से 17,000 की एक स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कराता है, जिससे हम सीखते हुए कुछ अर्निंग भी कर पाते हैं एट लीस्ट। अगर हम फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं, फ्यूचर में अगर सोशल सेक्टर पे ही जाना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में और दूसरे गोल्स को लेकर के भी हम काम करना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज़ को लेकर के इंटरैक्ट होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद काम करने के बाद हमें ऐसा फ़ील होता है कि शायद मुझे फ़ील्ड चेंज करना चाहिए। ये बड़ी समस्या है जो तो ये वास्तव में एक मेरे अनुभव स्वयं के रहे हैं, तो जब फ़ेलोशिप आप करते हैं तो ज़मीनी हकीकत को समझ पाते हैं। क्योंकि फ़ेलोशिप और सोशल सेक्टर ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि सर्वाइवल थ्योरी को भी जो है तो एडॉप्ट करना या फिर
उसको रिजेक्ट करने की दिशा में भी काम करती हैं। तो जब आप 1 साल की ये जर्नी करते हो तो आप अपने अंदर की जब यात्रा करते हो तब आपको ये भी रियलाइज़ेशन होता है कि क्या आप इस सेक्टर पे लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। दूसरी चीज़, हम दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख रहे होते हैं। जब हम कॉलेजेस पे होते हैं, जब हम स्कूल्स पे होते हैं, तो हमारी दुनिया एक अलग तरीके की होती है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, भले ही हम मध्यम वर्गीय परिवार से हों, हमारे साथ सामान्य सुख-सुविधाएँ होती हैं, हमें कम प्रयास करने होते हैं। लेकिन जब फेलोशिप की जर्नी हम करते हैं, तो न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना होता है। और फेलोशिप की सबसे बेहतर बात मुझे जो लगती है, वो यही है कि आप मिनिमम रिसोर्सेज़ का मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन कैसे कर पाते हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी यही चुनौती है। तो जब इन सारे क्षेत्रों में हम काम कर रहे थे, मैं अपने अनुभवों की बात करूँ तो वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी। जिस चीज़ को लेकर के हम आज जो सबसे बड़ी समस्या समाज के सामने, युवाओं के सामने और हमारे बुजुर्गों के सामने भी आ रही है, हाई बीपी और शुगर और जो है तो हाइपरटेंशन, डिप्रेशन इस तरीके की चीज़। जब हम ऐसे संकटापन्न क्षेत्रों पे जाते हैं, जैसे प्रभावित क्षेत्रों पे जाते हैं, तब हमको समझ में आता है कि नहीं, वी आर लिविंग इन अ वेरी प्रीशियस वे। और जब उन गाँवों में जाते हैं तब हमको पता चलता है कि नहीं, शायद हमारी समस्याएँ छोटी हैं। तो आपको जीने के एक बेहतर तरीके मिलते हैं। हुँ, तो हुँ। उस नज़रिए से ये फेलोशिप बहुत शानदार मैं कहूँगा कि है। दूसरी चीज़, क्योंकि 1 साल की आप जर्नी करते हो, आपके पास खुद को जानने के लिए, खुद के करियर सिलेक्शंस के लिए, सोशल सेक्टर को और बेहतर ज़मीनी तौर पर जानने के अवसर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फेलोशिप हो सकती है। तो अगर सेल्फ डेवलपमेंट पे बात हुँ, करें कि जो फेलो है, हुँ, अगर कोई कॉलेज से निकल के आ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत ज़्यादा वो स्किल्ड नहीं है हुँ, या उसको बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड चीज़ों का नॉलेज नहीं हुँ। है। तो उस पर्सपेक्टिव से बात करें तो कितना फेलोशिप के दौरान काम किया जाता है? किस प्रकार की ट्रेनिंग या ऑनलाइन सेशंस में जॉइन किया जाता है ताकि उनका सेल्फ डेवलपमेंट हो सके? क्योंकि फेलोशिप में ज़्यादातर स्ट्रक्चर देखा गया है कि या तो वो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे बेस्ड है या तो कम्युनिटी डेवलपमेंट बिल पे। लेकिन जब फेलो के इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें कौन-कौन सी एक्टिविटी होती हैं या कैसे उसको एनहांस करने के लिए काम किया जाता है? जैसे जो शुरुआत होती है तो प्रॉपर इंटरव्यू के बाद ही शुरुआत हो जाती है। हुँ, हुँ। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाते हैं, जिनको एक इंडक्शन कैंप के माध्यम से अगले 1 वर्षों में जो होने वाली प्रक्रियाएँ हैं, उनसे अवगत कराया जाता है। इसके बाद जो है तो जब हम फील्ड पे जाते हैं, तो फील्ड पे पीओसी अपॉइंटेड होते हैं, जिन पीओसीज़ के साथ जो है तो फेलोज़ को काम करना होता है शुरुआती 1 या 2 महीनों के लिए और उस दौरान गूँज की सारी प्रक्रियाओं से उनको अवगत कराया जाता है। गूँज किस तरीके से कम्युनिटी पे काम कराता है, जैसे गूँज 3 तरीके के मुख्य तौर पर काम कराता है। एस टू एस, स्कूल टू स्कूल, जिसमें हम स्कूल के बच्चों से काम करते हैं, हुँ, हुँ। उनके साथ काम करते हैं। दूसरा काम हम लोग करते हैं हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर के एनजेपीसी, नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो उस पे हाइजीन और हेल्थ से जुड़े हुए महिलाओं के सेशंस होते हैं, जो हम कंडक्ट कराते हैं और उस पे जो है तो श्रमदान आधारित सारी व्यवस्थाओं को हम जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा काम जो होता है, वो होता है सीएफडब्ल्यू, क्लॉथ फॉर वर्क, जो गूँज की एक पहचान जो है तो मूलभूत पहचान के तौर पर जानी जाती है। तो ये इन तीनों कामों की प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाता है कि किस तरीके से हम समुदाय को उनके कामों के लिए प्रेरित करते हैं, किस तरीके से श्रमदान की व्यवस्था को हम पुनर्जीवित करने वाले हैं और किस तरीके से ये सारे के सारे काम महत्वपूर्ण हैं, समाज के लिए भी और हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए भी। इसके बाद कुछ टाइम के बाद पीओसीज़ जो है तो दूसरे कार्य क्षेत्रों पे जाते हैं या फिर आपको एक मुक्त कार्य क्षेत्र दिया जाता है, जहाँ पर आप पूरी आज़ादी के साथ काम कर पाते हैं। निश्चित तौर पे ये कठिन टास्क होता है, क्योंकि किसी क्षेत्र पे एज़ अ फेलो होते हुए आपको अगर पूरी तरीके से खुली आज़ादी दे दी जाए, तो ये सिर्फ़ आज़ादी ही नहीं होती है, बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो कहते हैं ना कि ग्रेट पावर्स बिकम्स विद द ग्रेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्ज़ैक्टली। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से आप फ़ॉलो कर पाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। फ़ॉलो-अप के लिए हर महीने लगभग ए ऑनलाइन सेशंस ऑर्गेनाइज़ कराए जाते हैं, जिसमें इस फ़ील्ड के जो हमारे गूँज के मेंटर्स हैं, जो सीनियर पर्सन्स हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं सारे फेलोज़ के साथ। साथ ही साथ कुछ पुराने फेलोज़ भी जो है तो इंटरैक्ट करते हैं, उनकी समस्याएँ भी वो साझा करते हैं और हर महीने हम लोग एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं गूँज टीम को। और उन समस्याओं पे फिर चर्चा होती है। साथ ही साथ हमारी स्टेट टीम, हमारी पीओसी
ये कंटिन्यू जो है तो कनेक्टेड होते हैं। और मिड टर्म में एक बार जो है तो दिल्ली पे जो है तो ये पूरी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है, जहाँ पर हमारे 6 महीने के एक्सपीरियंसेस को वहाँ परखा जाता है, जाँचा जाता है और आगे की प्रक्रियाओं से भी अवगत कराया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। साथ ही साथ 1 महीने का एक आउटरीच जो है तो टाइप का होता है, जिसमें हम फील्ड एक्सपोज़र के लिए अपने कार्यक्षेत्र से दूसरे कार्यक्षेत्र के लिए जाते हैं। कई बार वो एक ही स्टेट पे होता है, कई बार दूसरे स्टेट्स पे होता है और कई बार जो है तो उसी जगह पे फिर रहते हैं, उसी जगह किसी दूसरे हिस्से पे। तो ये पूरा 1 साल का एक प्रोग्राम होता है, जिसमें मेंटरशिप भी होती है, जिसमें यूसेज के साथ काम भी होता है, जिसमें जो है तो फील्ड एक्सपोज़र भी होता है और जिसमें आपको खुले तौर पर काम करने की भी आज़ादी मिलती है। बढ़िया, बढ़िया। तो काफ़ी लर्निंगफुल रहती है फेलोशिप, हालाँकि मैंने की नहीं है। जी। मैंने कई दूसरी फेलोशिप की हैं और इस तरह का अनुभव नहीं रहा है। हाँ, लेकिन आपसे सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर बात करें अनुपम भाई की, जब आपने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ पे क्या अपेक्षाएँ थी गूंज फेलोशिप से हुँ। एज़ अ एस्पिरेंट? और जब आपने फेलोशिप जॉइन की, वहाँ पे क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे? और फेलोशिप खत्म होने के बाद अब क्या आप फ़ील कर रहे हैं? तो इन तीनों चीज़ों को थोड़ा-सा कैटेगराइज़ करके बताइए, ताकि जो हमारे एस्पिरेंट हैं, गूंज फेलोशिप की तैयारी कर रहे हैं, आपसे थोड़ा सीख पाएँ, समझ पाएँ, या उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है उसको जाँच पाएँ। मैं पूरी ईमानदारी से बात करूँ तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि लगभग 2015-16 से इस सेक्टर पे मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो पूर्ण रूपेण एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और साथ ही साथ मुझे इस सेक्टर के बारे में इस फेलोशिप के स्ट्रक्चर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी। बिल्कुल। मुझे बिल्कुल जो है तो 2024 में फेलोशिप के बारे में पता चला। हुँ, हुँ। और वो तब हुआ जब हम एक प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जुड़े हुए थे पिरामल फाउंडेशंस के, तो उसमें गांधी फेलोशिप के बारे में मुझे पता चला। तब मुझे आइडिया है कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप लर्निंग के साथ अर्निंग भी कर सकते हो, एक इंटरनल जर्नी कर सकते हो, प्रोसेसेस को समझ सकते हो और चीज़ें लर्न कर सकते हो। तो उसके बाद पहली एक फेलोशिप थी, सेवा फेलो के लिए मैंने अप्लाई किया और उसपे मैं 2 बार जो है तो इंटरव्यू फाइनल राउंड तक गया। हुँ, हुँ। हालाँकि वहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसी दौरान कुछ साथियों ने मुझे गूंज फेलो का ब्रोशर शेयर किया। जुलाई की बात थी, जुलाई 2024। ये सारी प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे जो नए फेलोज़ बनने वाले हैं, जो फ्रेशर्स आने वाले हैं, तो उनके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। इम्पैक्टफुल हो सकती है। तो हमने जुलाई पे जो है तो वो फॉर्म सबमिट किया और दिसंबर पे, चूँकि वो फेलोशिप अगस्त पे शुरू होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो दिसंबर पे हमारे पास मेल आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर अ इंटरव्यू। हाँ। तो इंटरव्यू के लिए गए और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है तो उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किए और फरवरी में जो है तो इसके इंडक्शन कैंप्स वहाँ पे आयोजित हुए और उसके बाद ये पूरी की पूरी जर्नी शुरू हुई। तो ये बताने के पीछे का मेरा कारण ये है कि थोड़ा-सा जो अप्लाई कर रहे हैं तो पेशेंस रखें, क्योंकि लंबा टाइम हो जाता है बिल्कुल, कई बार, बिल्कुल। तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी फॉर्म सबमिट किए हैं और आपके मेल्स नहीं आ रहे हैं, तो आप ये समझे कि नहीं गूंज आपको भूल गया है। मतलब ऐसा नहीं है, वो मेल आ सकता है, कभी भी मेल आ सकता है, तो आप थोड़ा-सा उसको चेक आउट करते रहें तो ये बेहतर रहेगा क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंसेस से रहे हैं और जो दूसरे साथी हैं वो भी उनके भी एक्सपीरियंस से रहे हैं क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि शायद वो उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। पर रैंडम मेरे पास रिजल्ट है मेरे भी कई साथी ऐसे आते हैं हुँ, जिनको मैं पर्सनल हुँ, मेंटोरशिप देता हूँ, कई किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये बोलता हूँ कि आप कॉलेज से निकल के आए और मेल पे अपडेट रहो, सारी जानकारी बिल्कुल। वहाँ पे आने वाली है। कई बार चीज़ें स्पैम हो जाती हैं, या हुँ, तो आप अनदेखा कर देते हो और उसकी डेट खत्म हो जाती खत्म है। हो जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल मेरे साथ मैंने लगभग 6 फेलोशिप के फाइनल राउंड पे मैं हुँ, पहुँचा। हुँ। जिसमें टूल्स फॉर इंडिया रही, 2 बार सेवा फेलो रहा और 1 बार जो तो भूमि फेलोशिप रही, एक पीपल्स ऑफ इंडिया रही और एसबीआई यूथ फेलोशिप। तो 3 तो मेरी मेल देखने की वजह से चली गई। बिल्कुल, बिल्कुल, हम उतना ध्यान नहीं देते हैं और तो मेल शायद हमारी लाइफ़ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जब हम कॉलेज में होते हैं या तो फ्रेशर होते हैं। अब जैसे अभी तक मेल्स की बात कर रहे थे, अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो लिंक्डइन बिल्कुल। क्योंकि
ये चूँकि हम फेलोशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना मुझे लगता है कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं और अवेयर ना होने की वजह से हम अपॉर्च्युनिटीज़ गेन करने में पिछड़ जाते हैं। और मुझे क्या लगता है अनुपम भाई कि जो स्टूडेंट या जो हुँ। फ्रेशर्स हैं रूरल एरिया से आ रहे हैं उनको ये चैलेंजेस या हिंदी बेल्ट से आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इस तरह के चैलेंजेस फेस करना चाहते हैं तो ये चैनल और ये इनिशिएटिव या आप लोगों जैसे गेस्ट से बात करना मेरा पर्सनल टच वही है कि मैं भी एक हिंदी बेल्ट एरिया से आता हूँ और वो लोग जो स्पेशली रूरल एरिया से आते हैं वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए तो वो चीज़ें करता हूँ, अवेयर रहें और ऐसे ही लोगों को लाते रहते हैं कि नई-नई फेलोशिप के बारे में डिटेल से समझ सकें। तो इसके बाद अनुपम मुझे ये बताइए कि अगर कोई फ्रेशर है, कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है इस फेलोशिप के लिए? कौन-कौन व्यक्ति एलिजिबल होंगे इस फेलोशिप के लिए जो फॉर्म भर सकते हैं? सामान्य तौर पर ग्रेजुएट्स होने चाहिए, लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस पे 12वीं पास कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो विशेष कंडीशंस क्या होती हैं? विशेष कंडीशंस मतलब वो आपका बैकग्राउंड क्या है? हुँ, हुँ। आप जैसे आपने कहा कि एक रूरल बैकग्राउंड, हुँ, हुँ। क्योंकि गोज इस चीज़ को भी देखता है कि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो उसके पीछे के क्या कारण हैं। क्योंकि हम जब देखते हैं तो 2 तरीके की कंडीशन होती हैं। हो सकता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेस रहे हों, लेकिन आपके इंटरेस्ट ना रहे हों या फिर आप किसी कारण से नहीं कर पाए हों। लेकिन अगर एक ऐसे गाँव से आने वाला बच्चा है जिसके 25 किलोमीटर दूर स्कूल है, अब उसने पढ़ाई भले नहीं की है, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट एरिया ये रहा है, साथ ही साथ वो विशेष कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि कई जगह पर गूंज ऑलरेडी वर्क कर रहा है और हमारे बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं, गूंज के बहुत अच्छे वॉलंटियर्स होते हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, 12वीं नहीं कर पाए, 12वीं के बाद की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो उस कंडीशन पे वो चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है या फिर आप किन कारणों से चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ों की जानकारी ली जाती है। तो बिल्कुल। वो कंडीशंस होती हैं और 30 वर्ष की आयु तक जो है तो ये फॉर्म सबमिट किए जाते हैं। और एक बार फिर से आपके सवाल पर मैं आना चाहूँगा थोड़ा-सा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? क्या-क्या योग्यताएँ होती हैं? क्या उम्र होनी चाहिए? क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या इसके अलावा और कुछ बातें हों जो आप बताना चाहें कि ये लोग योग्यता रखते हैं इस फेलोशिप के लिए योग्य हैं? तो उम्र के लिए जैसे मैंने बताया कि 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। कुछ कंडीशन में कक्षा 12वीं के भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें अनुभव की, तो गूँच विशेष अनुभवों की माँग नहीं करता है, वो आपके इंटरेस्ट को देखता है कि क्या आप सोशल सेक्टर पे काम करना चाहते हैं। हालाँकि अगर आपके वॉलंटरी एक्सपीरियंसेस हैं या किसी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ आपने काम किया है, जैसे मैंने जब 12वीं की बात की तो वहाँ एक्सपीरियंसेस भी ऐड होते हैं कि आपकी उम्र 29 साल हो रही है, 25 साल हो रही, तो आपने 12वीं के बाद जो तो पढ़ाई नहीं की, तो उस दौरान आपने क्या किया? तो ये इंटरेस्ट एरियाज़ देखे जाते हैं, मुख्य तौर पर यही चीज़ें होती हैं। मतलब किसी विशेष तौर की उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है घूस फेलो के लिए, बशर्ते आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए 1 वर्ष तक ऐसे रिमोट एरियाज़ में काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और इस तरीके से सामान्य तौर पर एक कोई भी छात्र, सामान्य तौर पर एक कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु लगभग 30 वर्ष से कम है, वो गूंज फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और गूंज फेलोशिप कर सकता है। 2 चीज़ें और जो मेरे दिमाग में आ रही, एक तो भाषा को लेके हुँ, कि इंग्लिश को कितनी प्राथमिकता दी जाती है या किसी व्यक्ति को एक भाषा ही आती है, हुँ, बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं है, चाहे वो इंग्लिश में हो या कोई अदर लैंग्वेजेस हुँ। हो। और इसके अलावा एक चीज़ और कुछ मैं मिस कर रहा हूँ कि हाँ, स्किल्स लाइक इंटरव्यू दे रहे हैं तो अगर किसी बंदे का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, हुँ। तो उस बिहाफ़ पे क्या होना चाहिए, क्या स्टेटस होना चाहिए? ठीक-ठाक लोगों को ले लेते हैं। तो ये 2 चीज़ें। जब हम बात कर रहे हैं भाषा की, तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि गूंज लगभग भारत के सभी राज्यों में कार्य कर रहा है। दूसरी चीज़, क्योंकि हम 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल पे बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश को लेकर के तो किसी भी तरीके की बाध्यता नहीं। मतलब अगर हमारे कोई कैंडिडेट साथी ये सोच रहे हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, हुँ, हुँ। तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो निश्चित तौर पे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल की फेलोशिप है, जो गाँव और जो तो ऐसे प्रभावित क्षेत्रों पे हमारे फेलोज़ रहते हैं, साथी रहते हैं, जहाँ पर इंग्लिश को लेकर के किसी भी तरीके की बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं। बात करें लोकल लैंग्वेजेज़ की, तो चूँकि अलग-अलग राज्यों से लोग अप्लाई करते हैं और सिलेक्शंस के बाद
मैक्सिमम लोग उन्हीं क्षेत्रों पे जाते हैं, उन्हीं राज्यों पे जाते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर को लेकर के भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें कि किसी कारणवश जैसे मैं अलीराजपुर पे गया और अलीराजपुर पे वहाँ भेली लैंग्वेज बोली जाती है और मैं मूल रूप से हिंदी भाषी हूँ। जी, जी। अगर स्थानीय भाषा की बात करूँ तो मैं बिंद अंचल से आता हूँ, तो वहाँ बघेली लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो बघेली हो, हिंदी हो और चाहे भेली हो, ये तीनों लैंग्वेज के एक बैरियर से रहे। लेकिन जो हमारे पीओसीज़ होते हैं, तो पीओसीज़ के माध्यम से उन टफ कंडीशंस को हम सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे स्थानीय स्वयंसेवक होते हैं और स्थानीय स्वयंसेवक हमारे लिए ना सिर्फ सहयोगी की भूमिका में होते हैं, बल्कि वो ट्रांसलेटर की भूमिका में भी होते हैं। हमने जब शुरुआत में काम करना शुरू किया, तो वहाँ पर हमको भीली बिल्कुल नहीं आती थी और समुदाय को हिंदी आती थी, लेकिन उतना बेहतर नहीं आती थी। बोल नहीं पाते, कई बोल लोग वो हाँ, समझ लेते हैं। समझ लेते हैं। उसी तरीके से समय के साथ काम करने पे हम लोग भीली भी समझ समझ लेते हैं, भले बोल नहीं पाते हैं। तो जो हमारे स्वयंसेवी होते थे, जो वॉलंटियर्स होते थे, वो अनुवाद करते थे और हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाते थे। दूसरी चीज़, एक जो मेरा अनुभव व्यक्तिगत रहा है, जो हमारी इस यात्रा का अनुभव रहा है कि जहाँ पर अभाव होता है, वहाँ पर चीज़ों का प्रभाव होता है। बिल्कुल। मतलब जब हम जाते हैं ऐसे क्षेत्रों पे, जब हम ऐसे क्षेत्रों पे काम करते हैं, अगर आप शहरों पे काम करते हैं, मेट्रो सिटीज़ पे काम करते हैं, तो आपकी बातों की, आपके काम की उतनी शायद वैल्यूएशन नहीं होगी। लेकिन जब आप ऐसे एरिया पे जाएँगे जहाँ पर वास्तव में जल-जंगल ज़मीन की लड़ाइयाँ चल रही हैं, जहाँ पर वास्तव में आजीविका की लड़ाइयाँ चल रही हैं, जहाँ पर वास्तव में छोटी-छोटी समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत है, जहाँ पर विकास की अवधारणाएँ जो है तो कहीं न कहीं वंचित होती जा रही हैं, तो जब आप वहाँ पे काम करते हो, तो वो बहुत ही प्रेम के साथ आपके साथ मिलते हैं और प्रेम अपने आप में ही एक लैंग्वेज है जी, जी, जी। और जब उस लैंग्वेज से आप जुड़ते हैं, तो हम सिर्फ़ भाषा से नहीं, बल्कि हम आंतरिकता से जुड़ते हैं, हम स्नेह के साथ जुड़ते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज एक लैंग्वेज के तरीके से होती है। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं। तो जो आपका सवाल था, तो स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के किसी भी तरीके से बैरियर्स सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना तो लैंग्वेज बैरियर को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जर्नी उस बैरियर को तोड़ने वाली है। बशर्ते आपकी प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छा शक्ति 1 साल तक रहने की होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अनुपम भाई, अगर किसी को अप्लाई करना हो, हुँ। तो कब इसके फॉर्म आते हैं और क्या-क्या प्रोसेस होती हैं? चाहे वो फॉर्म भरने से लेके फाइनल सिलेक्शन होने तक कौन-कौन सी प्रोसेस होती हैं? वो एक बार। सामान्य तौर पर फरवरी-मार्च पे जो है तो गूच की फेलोशिप आती है। अभी इस बार फरवरी में आई हुई थी और जिसके फॉर्म सबमिट किए जा चुके हैं और रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके हैं इस कोहॉर्ट के। तो शुरुआती तौर पर हम फॉर्म भरते हैं जिसमें बेसिक जानकारियाँ होती हैं। कुछ सवाल फील्ड से जुड़े हुए पूछे जाते हैं, आपके पुराने अनुभवों को लेकर के, आपने अभी तक क्या किया है और किस तरीके से आप इस फेलोशिप को देखते हैं, आखिर फेलोशिप को जॉइन क्यों करना चाहते हैं और आपके भविष्य के लक्ष्य क्या हैं, ये बेसिक सवाल होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक वीडियो होता है, जिसमें आपको आपकी यात्रा और आपकी आगामी योजना के बारे में बताना होता है और इस फॉर्म सबमिशन के बाद एक प्रोसेस होती है जहाँ पर आपके फॉर्म्स को रिवाइज़ किया जाता है, वहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसके बाद एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है तो टेलीफ़ोनिक ना होकर के फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू होता है और उसके बाद फिर आपके परिणाम घोषित किए जाते हैं और परिणामों के आधार पर इंडक्शन कैम्प और इंडक्शन के साथ जो होती है फेलोशिप शुरू हो जाती है और आपको फिर फील्ड में आपके पीओसीज़ के पास भेज दिया जाता है, जहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। तो सामान्य तौर पर ये 2 से 3 महीने की बिल प्रोसेस होती है, जो 12 महीने की फेलोशिप के तौर पर होती है। तो फॉर्म में क्या, जैसे आपने बताया कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, तो वो किस विषय पर होते हैं या क्या जानने की कोशिश की जाती है? और दूसरा, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, या जो तैयारी कर रहे हैं लोग, फॉर्म भर दिया है, तो उनको क्या इंटरव्यू के दौरान क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे कि मैंने बताया कि जो फॉर्म होता है, फॉर्म में आपकी सामान्य जानकारी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके एजुकेशनल फ़ील्ड्स, आपका एरिया कहाँ से आप आते हैं, ये चीज़ें होते हैं। कुछ सवाल जुड़े हुए होते हैं आपके इंटरेस्ट से कि आपका क्या इंटरेस्ट एरिया क्या है। कुछ सवाल होते हैं उसमें कि आपने अभी तक किया क्या है हाँ। और आखिर आप सोशल सेक्टर में या गूंज फेलोशिप को जॉइन क्यों करना चाहते हैं? आपके गूंज के साथ अभी क्या अनुभव रहे हैं? हो सकता है कि वो ना रहे हों, आप गूँज को पहली बार सुन रहे हो, ये भी हो सकता है।
या फिर कई बार ऐसा होता है कि गूँज के किसी साथी से जुड़े रहे हों, भले काम से ना जुड़े रहे हों, तो गूँज को आप कैसे जानते हैं और आपके अनुभव क्या रहे हैं? एक सवाल ये होता है। एक सवाल की बात करें कि आप आगामी अपने भविष्य को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपकी योजनाएँ हैं? सोशल सेक्टर पे क्यों आना चाहते हैं? तो कौन-सी चीज़ जो है तो इस फेलोशिप में आपको आने के लिए प्रेरित करती है? और रेफ़रेंस पर्सन्स होते हैं उसमें, कि कौन से आपके रेफ़रेंस पर्सन्स हैं, जिनसे प्रभावित होकर के आप इस फेलोशिप में आना चाहते हैं। तो बेसिक तौर पे यही सवाल होते हैं। फिर एक वीडियो होता है, जिस वीडियो में आप ए, सेल्फ़ी के तौर पर भी वीडियो बना सकते हैं। उसमें आपको बताना होता है कि कम शब्दों में कि आप मतलब क्यों फेलोशिप जॉइन करना चाहते हैं, आपकी आगे की योजना। अच्छा, और इंटरव्यू के नज़रिए से अगर बात करें, जो आपने बताया कि एप्लीकेशन फिल होने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, हुँ, जो कि ना केवल वर्चुअली होके आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होता है। बिल्कुल। तो वो किस तरह का होता है? पर्सनल वन टू वन इंटरव्यू होता है या तो पैनल इंटरव्यू होता है? और इस इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं या क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि हम इसको क्लियर कर सकें? जब इंटरव्यू प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो इंटरव्यू लगभग पूरे दिन का होता है। जिसमें सारे के सारे कैंडिडेट जो सेलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और गूँज जो है तो अपने इंटरव्यूज़ मल्टीपल लोकेशंस पे ऑर्गेनाइज़ कराता है, चाहे वो बैंगलोर सेंटर की बात करें, चाहे वो कोलकाता की बात करें और मुंबई और दिल्ली, ये 4 सेंटर्स पे हुँ, जो गूँज है तो इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराता है। जिसमें इन सारे नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट, साउथ के जो है तो कैंडिडेट्स होते हैं और चारों रीजन पे जो होते हैं इंटरव्यूज़ होते हैं। तो पूरा फुल डे एक्टिविटी होती है जिसमें कई सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जो जीडी के तरीके से होती है, कुछ कंडीशंस दिए जाते हैं कि इस कंडीशंस पे आप एज़ अ ग्रुप क्या सोचते हो क्योंकि लीडरशिप भी देखनी होती है वहाँ पे। फिर उसके बाद एक पैनल इंटरव्यू होता है। हुँ। तो उसी दौरान ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं और क्रमिक तौर पर जो तो पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं। बात करें पैनल इंटरव्यूज़ की, तो पैनल इंटरव्यूज़ में आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड्स कैसे रहे हैं, आपकी एजुकेशन की अभी तक जर्नी कैसी रही है, आप सोशल सेक्टर को कैसे देखते हैं और अगर कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, जिन कंडीशंस पे जिस सिचुएशन हाँ, बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशंस पे आपको जो तो अपने रिजल्ट्स या जो तो आपके ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं और इस तरीके से पूरी की पूरी जर्नी को लेकर के आपके एक मनोभाव को समझा जाता है, परखा जाता है कि आपने फॉर्म भरा है तो और चूँकि जब फॉर्म भर रहे होते हैं, तो हमने कई सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी बता दी होती हैं। तो जो आपने लिखा है, जो आपकी सोच है, वो हुँ, वास्तव में पैरेलाइज़ है, पैरेलल जो है तो चलती है या फिर कुछ अलग-अलग चीज़ें हैं, इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई किया जाता है। हुँ, हुँ। और इंटरव्यू भी बेहद सामान्य होता है, सामान्य चर्चा के तरीके से होता है, जैसे हम और आप चर्चाएँ कर रहे हैं। तो कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आप कितने प्योर हैं और कितने प्योर तरीके से अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाते हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण पहलू होता है आपके इंटरव्यू के दौरान। बढ़िया। तो जैसे आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, हुँ, इंडक्शन हो गया और आप फील्ड में चले जाते हैं। हुँ। उसके बाद 1 दिन का प्रोसेस क्या होता है? अगर मैं 1 दिन की बात करूँ कि क्या-क्या एक्टिविटी करनी होती है, क्या-क्या काम करना होता है? तो उन चीज़ों को अगर एक बार आप शेयर करें। तो अगर हम 1 दिन की एक्टिविटी की बात करें या फिर लगभग ये 365 दिन जो हमारी फेलोशिप चली है तो उसी तरीके से रही है क्योंकि मैं स्पष्ट तौर पर कहूँ कि हमारे लिए हर दिन बहुत ज़्यादा नया नहीं होता है। हाँ, हाँ। क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल पे हैं, हमें कम्युनिटी पे जाना है, कम्युनिटी के साथ काम करना है, उनके साथ बातें करना है, यही सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। लेकिन एक फेलो के तौर पर जो सामान्य तौर पर एक व्यक्ति की शुरुआत होती है, तो हम एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के साथ जो तो हम किसी गाँव पे जाते हैं और वहाँ के समुदायों के साथ हम कम्युनिटी मीटिंग करते हैं। फिर कम्युनिटी मीटिंग के दौरान हम समस्याओं पे केंद्रित ये कम्युनिटी मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे हम तय करते हैं जैसे सामान्य तौर पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, तो मैं किसी गाँव जाता हूँ। हुँ, वहाँ कम्युनिटीज़ पे हमने मीटिंग की और उनसे हमने उस गाँव की समस्या जानी। हुँ, जैसे कि ये जो पूरी की पूरी फेलोशिप है या जो पूरा का पूरा गाँव ये गूँज का वर्किंग स्टाइल है, वो श्रमदान पे आधारित है, वॉलंटरी लेबरशिप पे आधारित है। तो हम गाँव की समस्याओं को जानते हैं, कि ऐसी कौन-सी समस्या है जिसको सारे लोग मिल कर के सॉल्व कर सकते हैं। तो गाँव के लोग तय करते हैं कि सपोज़ दैट कि एक सड़क किसी मोहल्ले की नहीं बनी हुई है, उस सड़क को श्रमदान से बनाया जा सकता है। तो कम्युनिटी डिसीज़न होता है यहाँ पे। आप आपकी राय उतना नहीं होती है, जितना कम्युनिटी क्योंकि प्रॉब्लम्स भी कम्युनिटी की है, चैलेंजेस भी कम्युनिटी के हैं और उसे सॉल्व भी कम्युनिटी का करना होता है।
तो बैठक में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या वर्क करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कितने लोग करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। जो 5W1H की बात हम करते हैं, तो उन सारे सवालों की बात करते हैं और कम्युनिटी जिस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, उस काम को हम करना शुरू करते हैं। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ अनुपम भाई कि जो एक गूंज फैलो होता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है बिल्कुल, कि वहाँ की हाइपर लोकल प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। बिल्कुल, दोनों को कनेक्ट करने का प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन ढूँढने में एक ब्रिज का काम करता है, कनेक्ट बिल्कुल। करने का काम करता है। एक मीडिएटर के तौर पर ही ये भूमिका होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो एक फेलो के तौर पर आप अनुभव कर पाते हो, तो वो ये होता है कि जब आप उस मीडिएटर की भूमिका में होते हैं, तो कई बार इस तरीके के काम आप करते हैं, कई बार ऐसे जो होते चैलेंजेस को हम सॉल्व करते हैं कम्युनिटी के साथ मिल करके, कि जो जिनको सॉल्व होने में सब 75 साल, 80 साल लगे हैं। हुँ। और जब वो काम हम करके आते हैं शाम को, जो अचीवमेंट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअली अचीवमेंट्स की बात करते हैं। तो जब शाम को अब आप आते हो और किसी व्यक्ति के चेहरे पे आपके काम की वजह से मुस्कुराहट होती है, सारी थकान मिट जाती है। और ये अद्भुत एक्सपीरियंस होता है और मेरे साथ ये लगभग हर दिन होता रहा है। गूगल फेलो के साथ ये हर दिन होता है, क्योंकि आप एटलीस्ट 2, 4, 5 लोगों के चेहरे पे तो मुस्कान लाते हो। बिल्कुल। बच्चों के साथ हम काम करते हैं, स्कूल में सेशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वहाँ बच्चों से जब आप इन्वॉल्व होते हो, महिलाओं के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि जब हम जिन एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे बेसिक हेल्थ की भी नीड अगर पूरी हो जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। जब हम उनके हेल्थ हाइजीन की बात करते हैं, जब हम उनके मेंस्ट्रुएशनल पीरियड्स की बात करते हैं, जिसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की है। हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ एक सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, वहाँ उन विषयों पे बात करने की मनाही होती है और जब आप एक फेलो के तौर पर उस पूरी कम्युनिटी को एक तरीके से बात कर रहे होते हो, उस कम्युनिटी के साथ जो तो आप उस फीलिंग्स को शेयर कर रहे होते हो, तो वो एक बहुत कॉन्फिडेंट देने वाला होता है। और जब ऐसी ज़रूरतों को आप पूरी करते हो, तो वास्तव में कम्युनिटी की उन नीड्स को पूरा कर रहे हो, जिनकी उनको ज़रूरत है। तो एक फेलो के तौर पर हमारे पर डे के एक्सपीरियंस ये होते हैं कि हम कम्युनिटी पे जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, चैलेंजेस को पहचानते हैं, उनको सॉल्व करने के तरीकों को ढूँढते हैं और उनको रिज़ल्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब आप हर दिन एक तरीके का काम करते हो, लेकिन हर दिन आप जो है तो ऑब्ज़र्वेशन से लेकर के कंक्लूज़न तक पहुँचते हो। एक गूँज फेलो के तौर पर सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आप हर दिन रिज़ल्ट बेस्ड जो है तो वर्क कर पाते हो। बढ़िया, बढ़िया। बहुत बहुत बड़ी बात कह दी आपने अनुपम भाई। मतलब हमारी फेलोशिप बहुत अलग रही है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मैं गूंज फेलोशिप को एक तरह से आपके साथ उस जर्नी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और इमेजिन कर पा रहा हूँ एक-एक चीज़ों को, जैसा कि आप बता रहे हैं। मैंने भी एक रूरल एरिया में किया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हुँ। काम किया है। तो मेरे भी कुछ अनुभव सिमिलर से रहे हैं, बट ज़्यादातर हमारा काम कम्युनिटी बेस्ड नहीं होता है। हम थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं, लीडरशिप पे काम करते हैं। तो इस तरह का रहा है। तो अनुपम भाई मुझे एक चीज़ और बताइए कि जब आप गूंज फेलो के तौर पे काम कर रहे थे, तो एक ऐसा मोमेंट बताइए जिससे एकदम मज़ा आ गया हो, एकदम वॉव मोमेंट वाला कुछ? बिल्कुल, इसके बगैर तो शायद जो है ये इंटरव्यू भी पूरा नहीं हो पाएगा। ए गाँव सहित बता सकते हैं वो पूरा? हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब हम गूँज फेलो के तौर पर काम कर रहे थे, तो अलीराजपुर में मेरा मैक्सिमम समय बीता। तो वहाँ पर एक गाँव है रोसिया और भिलाला कम्युनिटी के लोग वहाँ पर मैक्सिमम रहते हैं। तो एक छोटी-सी बच्ची है 6 साल की, महज़ 6 साल की बच्ची है वो और हम लोग जब कम्युनिटी पे जाते हैं तो एक बॉन्ड क्रिएट होता है, वो चाहे फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड हो या फिर चाहे और किसी तरीके से। मैंने 1 साल की जर्नी में अपने देखा कि किसी के घर पे भी जा कर के खाना खा रहे हैं, किसी के घर पे भी पानी पी रहे हैं, किसी के घर पे भी खाट बिछी हुई खाट है वहीं पे सो जा रहे हैं। मैंने तो इस फेलोशिप के दौरान कई बार जो तो हो सकता है कि ये हमारी प्रोसेस का हिस्सा ना रहे हो। बिल्कुल, पर बिल्कुल। आप कम्युनिटी पे जाते हो तो आपको एन्जॉय करना होता है, अगर आप एन्जॉय नहीं करोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम लोग जब कम्युनिटी पे किसी जगह पे पानी की कमी है और वो डैम बाँध रहे होते हैं, तो वहीं पास पे एक जो है तो आम का पेड़ है जो है तो और हवा चल रही है, खाट बिछी हुई है। हाँ, जा कर के वहीं खाट पे सो रहे हैं जो तो और वो काम भी चल रहा है जो तो लोग फिर खाना लेकर के आ रहे हैं। हलमा एक परंपरा है जो तो हमारे ट्राइबल्स एरिया में जहाँ पे सारे लोग एक साथ काम करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो तो पहलू इसको मैं शेयर करूँगा। हमारे यहाँ आज जब बात करते हैं श्रम की तो लेबरशिप की बात करते हैं, कंपनसेशन की बात करते हैं, लेकिन ट्राइबल्स में एक बहुत अद्भुत सी परंपरा है जिसको कहते हैं हलमा।
या फिर लाह कहते हैं। क्या होता है ये? ये अद्भुत सी चीज़ होती है। मतलब मैंने पहली बार सुना है। हाँ, मैं भी पहली बार देखा और जब मैंने देखा तो बिल्कुल सरप्राइज़्ड हुआ। हलमा में होता क्या है कि सारा का सारा जो गाँव होता है एक समुदाय के तौर पर एक परिवार के तरीके से काम करता है। तो सपोज़ दैट कि अब नितेश भाई का घर बन रहा है हाँ। और नितेश भाई के घर में छत पड़ने वाली है। हुँ। तो सारा का सारा गाँव नितेश भाई के छत डालने के लिए जाएगा। अच्छा। और अद्भुत बात ये है कि मज़दूरी नहीं लेगा नितेश भाई से कोई भी। हाँ, नितेश भाई दोपहर का खाना बनवाएँगे हाँ, और ये दिन भर छत डाली जाएगी और लंच के टाइम पे नितेश भाई के घर में सारे लोग खाने खाएँगे। हाँ। और कोई ये नहीं कहेगा कि सब्ज़ी में नमक कम है कि ये क्या बना हुआ है, सामान्य सा बिल्कुल खाना बनेगा। फिर उसके बाद जब अनुपम के यहाँ जो है तो छत पड़नी होगी, तो फिर नितेश भाई जो है तो अपने दोस्तों के साथ आएँगे, छत अच्छा, डालेंगे। अच्छा। नितेश भाई का खेत काटने के लिए है, पूरा गाँव जाकर के नितेश भाई का खेत काट डालेगा, सिर्फ़ दोपहर में खाना खाएँगे और खेत काट कर के शाम को चले आएँगे। तो ये हलमा प्रक्रिया वहाँ पे होती है। तो जब सामुदायिक श्रमदान भी होता है, तो लोग हलमा की तरीके से करते हैं। तो लोग लंच पैकेट से लेकर के आते थे। फिर वहाँ पे लंच होता था, सारे लोग मिल कर के खाते थे और वो बहुत अद्भुत फीलिंग्स होती थी। विशेष तौर पे जिस एरिया पे मैं रहा हूँ, वहाँ मक्के की रोटी खाई जाती थी। तो एक-एक रोटी जो है तो सिर्फ़ खा कर के पेट भर जाता था। हाँ। मैं थोड़ा-सा बहक गया लेकिन जिस मोमेंट की मैं बात कर रहा था, तो जो रोसिया गाँव है, वहाँ पे एक बच्चों का एक पूरा समूह था, जिसमें से उसकी बच्चों की लीडर थी इप्सा नाम की लड़की। हुँ, हुँ। हो सकता है कि वो इंटरव्यू के माध्यम से देखे, तो इप्सा नाम की जो लड़की थी, उसके संपर्क में करीब 20-25 बच्चे हैं और मैं उस समुदाय में गया, शाम का वक़्त था, लगभग 5-6 बज रहे थे और हल्की-हल्की ठंडक हो रही थी। हुँ। इस मोमेंट को फ़ील करिएगा मैं कोशिश करो मुझे इमेजिन जो करने की। शाम का वक़्त था और आम का पेड़ और एक दुकान, उसी की दुकान के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ ब बच्चे बंटी खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, अगर हमारे दर्शक समझ पा रहे होंगे। तो कंचे खेल रहे थे, तो मैंने कहा कि यार चलो इन बच्चों से बात करते हैं। हमारे जो कलीग्स थे, तो वो अंदर दुकान पे बैठे हुए कुछ योजनाएँ बना रहे थे। मैं बाहर आया और मैंने कहा कि, "यार क्या खेल रहे हो तुम लोग?" तो बोले कि, "तेरे को नहीं पता है?" फिर उसके बाद जो है तो मैंने कहा नहीं मेरे को तो नहीं आता है, तुम लोग को आता है तो बताओ। तो वो लोग फिर मेरे पास आए। बोले कि तू करता क्या है बे? हाँ, तो मैं बोला कि मैं तुम लोग के पापा के साथ जो है तो थोड़ा-मोड़ा काम करता हूँ और तुम लोग को कॉपियाँ दूँगा जो तो आऊँगा तो। हाँ। तो फिर बातचीत होना शुरू हो गई है और वो बच्चे मन के सच्चे जैसे। तो हम लोगों ने बातचीत शुरू की और जब बातचीत करना शुरू की, तो मैंने शुरुआत की कि यार तुम लोगों को तो कविताएँ आती होंगी? हुँ। तो बोली कि हाँ, आती है ना, सुनना है? मैं बोला हाँ, सुनाओ ना। मैं इसीलिए तो आया हूँ और पूरी तरीके जैसे वो बच्चे जो थे बैठे हुए थे धूल पेसने हुए, मैं भी पूरी तरीके से बैठ गया और वो फ़ील करने लगे कि मतलब मैं उनके एज ग्रुप का हूँ। तो उन्होंने कविताएँ सुनाई, किसी ने मछली जल की रानी सुनाई, किसी ने जो है तो जॉनी जॉनी यस पापा सुनाया, किसी ने कुछ सुनाया, किसी ने फिर अब मेरा नंबर आया। अब बेसिक तौर पे जितनी कविताएँ मेरे को आती थी, वो सारे लोगों ने तो सुना डाला है। अब मेरे से बोल रहे हैं कि जो है तो वो अब तेरा नाम क्या है? मैं बोला मेरा नाम अनुपम है और तुम लोग मुझे अनुपम बोल सकते हो। तो इब्सन ने कहा कि तेरे को कौन-सी कविता आती है? हाँ, तू क्या सुनाएगा? तो मैं बोला यार तुम लोगों ने तो सारी कविताएँ सुना डाली, मेरे पास बचा ही नहीं। मेरे पास बचा ही नहीं। तो बोलते हैं कि ठीक है, तू ऐसा कर 19 का पहाड़ा सुना। और क्यों? भाई कब हमने 19 का पहाड़ा पढ़ा होगा? हाँ, हाँ, मैंने भी नहीं पढ़ा, मैंने तो शायद स्कूल के बाद कोचिंग करता तब ज़रूरत पड़ी थी भाई। 19 का पहाड़ा सुनाने की बात की। मैंने कहा यार थोड़ा-सा सरल दे सकते हो क्या? उसने कहा कि दूसरे बच्चे ने कहा कि अच्छा तू जो है तो ऐसा कर 17 का पहाड़ा सुना। 2 पीछे आ जा। अब 17 तो और कठिन हो गया। मैं बोला कि यार तुम लोग मैं अगली बार आऊँगा तो पक्का तुम लोग को सुनाऊँगा। तो बोले कैसा है रे तू? तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। क्या गुंडा बनेगा? ये जो मोमेंट था तो भाई गॉड जो थे मतलब ये बहुत परफेक्ट बहुत पावरफुल था। उनके पिताजी लोग जो तो आप करके बोल रहे हैं, वो 6 साल की बच्ची जो तो बोल रही है कि तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, जो तो तू क्या कर रहा है? तेरे तेरे को तो कुछ कुछ भी नहीं आता, तू अगली बार आए और फिर लास्ट में जाते-जाते उन्होंने क्या बोला कि
अगली बार आना तो 19 का पहाड़ा याद करके आना। फिर एक उसी से जुड़ा हुआ घटना हुआ कि एक दिन उनकी मम्मी ने बोला कि तुम लोग को समझ में नहीं आता है, वो सर हैं तुम्हारे और तुम अनुपम अनुपम बोलती हो। तो वो अपनी मम्मी से बोलते हैं कि सर तुम्हारे सर होंगे, मेरा तो ये अनुपम ही है जब तक। काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जर्नी बहुत का अनुभव इंटरेस्टिंग है। रहा और वो जर्नी मैं याद करता हूँ, जो ये अनुभव मैं याद करता हूँ। एक जगह पे हम लोग गए थे, समुदाय पे हम लोग काम कर रहे थे, तो वहाँ पर सामान्य तौर पर 15, 16, 17 की आयु में जो तो शादियाँ हो जाती हैं। हुँ, हालाँकि बाल विवाह प्रतिबंधित है और बाल विवाह नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं और जो कि पेशा एक्ट के अंतर्गत आता है, हुँ। ट्राइबल सीरे, तो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। स्पेसिफिक रूल्स हाँ, होते हैं वहाँ के। स्पेसिफिक होते हैं, तो कई जगह पे होते हैं। तो एक जगह पे हम लोग काम करने के लिए गए और उनके घर पे हम लोग खाने के लिए गए। हुँ, तो उन महिला ने जो है तो अपनी लव स्टोरी बताई। हुँ, और वो 18-19 साल की लड़की, उन्होंने मतलब ये शहर की महिलाओं और जो बेटियों के लिए जो तो एक हम कहते हैं ना विमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं जेंडर इक्वलिटीज की बात करते हैं कि वी आर अ सो जेंटल पीपल्स। हुँ, हुँ। लेकिन फिर जब महिलाओं की बात आती है तो फिर हम एक बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं, तो वो बाउंड्रीज वहाँ पे कैसे टूटते हैं, इस चीज को मैं बता रहा हूँ। तो उस लड़की ने अपनी लव स्टोरी, अपनी कहानी बताना शुरू किया। तो हम लोगों ने पूछा कि आप लोग की शादी कैसे हुई? क्या क्या मोमेंट्स है? क्योंकि कम्युनिटी पे अगर हम इन्वॉल्व होते हैं तो इन सारी चीज़ों को भी हम वो करते हैं, रखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो उसने बताया कि मैं 8वीं पढ़ रही थी हुँ। और ये जो लड़का था मुझे पसंद आ गया। हाँ, तो मैंने तो अपने पापा से बोल दिया कि शादी करूँगी तो इसी से करूँगी, नहीं तो शादी ही नहीं करूँगी। तो मैंने कहा फिर उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ? तो उसने कहा कि मेरा छोटा वाला भाई नाराज़ था हुँ, और पापा को तो मैंने सीधे बोल दिया कि शादी करूँगी तो मैं इसी से करूँगी। तो फिर पापा पहले नाराज़ थे, फिर पापा उसकी बात मान गए कि अब तू नहीं मानेगी तो तेरी तो शादी करनी ही कहीं न कहीं, तो तेरी ही कर दूँ। और उसका असर क्या हुआ कि दहेज मुक्त शादी हुई। अरे वाह! मतलब जहाँ पे हज़ारों बैरियर्स होते हैं समाज के, हुँ, जहाँ पे ये मैरेजेस करना ही अलाउड नहीं होता है, जहाँ पे बहुत सारी बाउंड्रीज़ होती हैं, तो ये सब कुछ होता है। तो उसके बावजूद जो है तो वहाँ पे वो शादी हुई, सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया, हुँ, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ने जो है तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और वो दहेज मुक्त शादी हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक रूढ़ी है, एक साथ कई सारी रूढ़ियों को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। दैट मीन्स कि एजुकेशन जो होती है या फिर एजुकेशन इस बात का बिल्कुल भी प्रतीक नहीं है कि यू आर अ सो जेंटल। हाँ, हम कहते हैं कि वी आर अ सो कॉल्ड जेंटल, बट जहाँ ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे कि जब हम बात करते हैं कि भारत के सबसे अशिक्षित जिले कौन से हैं, तो अलीराजपुर का नाम आता है। बिल्कुल, बिल्कुल बट टॉप जब हम दूसरी बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक जेंडर रेशियो कहाँ पे है, अलीराज भारत में सबसे कम जो तो एक कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा कहाँ कम पे है, जहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे कम कहाँ पे हैं, तब फिर नाम आता है अलीराजपुर का। तो इस मिरर को, इस लेंस को भी तोड़ने की ज़रूरत है कि एजुकेशन इज इक्वल टू वेल सेटल्ड सोसाइटी। केवल एजुकेशन की ही ज़रूरत नहीं, हमें अच्छे संस्कारों की भी ज़रूरत है, बिल्कुल, ताकि हम एक अच्छी जनरेशन बन पाएँ और इक्वलिटी वाली चीज़ें ला सकें और एक सभ्य समाज की गणना कर सकें। बिल्कुल। और जब हम फेलोशिप करते हैं तो ऐसे बहुत सारे अनुभवों को आप लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो अनुपम एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे अभी आपने रिसेंट में ही फेलोशिप हुँ, कंप्लीट की है, तो जब एक गूंज फेलो अपनी फेलोशिप कंप्लीट करता है, हुँ। तो उसके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी होती है कि वो क्या हायर स्टडी के लिए जा सकता है? हायर स्टडी के लिए जाना चाहे तो गूंज टीम कैसे उसको सपोर्ट करती है? या तो जॉब के क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं? और तीसरा अगर वो खुद का अपना स्टार्टअप करना चाहता है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो इन तीनों चीज़ों के लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी होती है और क्या गूंज टीम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है? वर्तमान समय में काफ़ी सारे कोर्सेस डेवलपमेंट सेक्टर को लेकर के हैं। हुँ, हुँ। जैसे एमए डेवलपमेंट, एमएसडब्ल्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एसडीजी गोल्स को लेकर के है। तो जब हम इस फेलोशिप जर्नी को करते हैं, तो ज़मीनी तौर पर काफ़ी हद तक हम समझ विकसित कर पाते हैं हुँ। डेवलपमेंट सेक्टर को लेकर के। तो अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर को लेकर के स्टडी करना चाहते हैं, तो ये फेलोशिप निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी लाभदायक होती है। दूसरी चीज़, आज के दौर में जब हम बात करते हैं विशेष तौर पे जॉब्स की, बिल्कुल।
तो मैक्सिमम 95-97% जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ही अप्लाई करने या एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ही रखा जाता है। तो ये फेलोशिप के दौरान आप 1 ईयर की जो है तो फुल टाइम जो है तो एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो आप किसी भी सेक्टर पे किसी भी जॉब के लिए अगर सोशल सेक्टर की जाएँगे तो ये एक्सपीरियंसेस जो है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। दूसरी चीज़ आपकी स्वयं की एक समझ विकसित होती है। आपके पास इस सवाल का जवाब होता है कि चैलेंजेस को सॉल्व कैसे करेंगे? ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है, एक लाइन का सवाल हो, लेकिन इसके जवाब ढूँढने में कई बार जो तो कई वर्ष लग जाते हैं। बिल्कुल, तो 1 वर्ष में इस सवाल को आप ढूँढने में, सॉल्व कर पाने में काफ़ी हद तक सफल हो पाते हैं। और बात करें गूंज की तरफ से, तो गूंज की एक कंप्लीट करने के बाद आपको फेलोशिप सर्टिफ़िकेशन करता है। उस सर्टिफ़िकेशन के माध्यम से आप दूसरे सेक्टर्स पे, दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन पे जा सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गूंज खुद भी अपॉर्च्युनिटीज़ देता है। मतलब आफ्टर फेलोशिप गूंज आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करता है, आपके इंटरेस्ट एरियाज जानता है और गूंज प्लेस भी करता है। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि गूंज में आप प्लेस भी हो सकते हो और आप आगे की जर्नी को भी गूंज के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हम जब एक समझ विकसित होती है, हम ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद गूंज के साथ आप पार्टनरशिप में भी आ सकते हो, क्योंकि गूंज मल्टीपल लेवल पर पार्टनरशिप करता है। जो स्थानीय एरिया पे होती है, तो वहाँ आप गूंज के साथ एज अ पार्टनर भी काम कर सकते हो, जहाँ गूंज के सारे प्रोजेक्ट्स, सारी प्रोसेसेस को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपने प्रोजेक्ट्स को और बेहतर ढंग से या अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर तरीके से आगे संचालित करने की कार्य योजना भी बना सकते हो। तो तीनों सेक्टर्स पे एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों चीज़ों के लिए ये फेलोशिप आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती बढ़िया, बढ़िया मतलब हर तरह के सपोर्ट आपकी है। फेलोशिप टीम कराती है। तो अनुपम कुछ हम रैपिड सवाल लेते हैं जिनका जवाब आप बहुत छोटे 1 लाइन में दीजिए। बिल अगर आप गूंज फेलोशिप की यात्रा को बताना चाहें 1 लाइन में तो क्या कहेंगे? आंतरिक यात्रा। और वहाँ की कम्युनिटी से सीखी गई आपकी सबसे बड़ी लर्निंग्स? सामुदायिक श्रमदान को पुनर्जीवित करना। और सामाजिक क्षेत्र में काम करना क्यों ज़रूरी है? सामाजिक बदलाव के लिए, जिसकी शुरुआत आपसे होती है। और हर युवा को एक बार गूंज फेलोशिप क्यों करनी चाहिए? ज़मीन की वास्तविक समझ के लिए। और तो इसी के साथ हम कुछ एडवाइस देना चाहेंगे अपने यूथ को या जो गूंज फेलोशिप एस्पिरेंट है तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहें या आपके माध्यम से गूंज सेतु का कुछ संदेश देना चाहें तो एक बार ज़रूर बताएं कि युवा कैसे सीख सकते हैं या क्या चीज़ें उनको जाननी चाहिए? निश्चित तौर पर मैं युवाओं से और मेरे साथियों से ये बात कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ़ गूंज फेलोशिप, बल्कि अगर आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि एक युवा के तौर पर, एक भावी पीढ़ी के निर्माणकर्ता के तौर पर एट लीस्ट आपको 1 साल ऐसे एरियो में काम करने की ज़रूरत है, जहाँ से आप अपनी ज़मीनी समझ को विकसित कर पाएँ। क्योंकि जब तक हम उस समझ को विकसित नहीं कर पाते हैं, तब तक हम वास्तविक स्थितियों को नहीं जान पाते हैं। हमें लगता है कि ये दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है जैसी दुनिया में हम जी रहे हैं। लेकिन देश के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे वास्तव में रोटी, कपड़ा, मकान, जल, जंगल, ज़मीन, बिजली, पानी और स्वास्थ्य को लेकर के लोग अभी भी लड़ाइयाँ कर रहे हैं या फिर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो जब हम इन चीज़ों को जान पाते हैं, तो हम दुनिया को और बेहतर नज़रिए से देख पाते हैं और जब आपका नज़रिया बड़ा होता है, तो बदलाव की यात्रा भी आप अपने से शुरू कर पाते हैं और निश्चित तौर पर ऐसी ज़मीनी हकीकत को जानने वाले ही लोग भविष्य में एक सामाजिक परिवर्तक, एक सोशल चेंज मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप सारी दुनिया को बदलें, लेकिन अगर आपने स्वयं को बदल लिया, आपके घर में आपने जेंडर इक्वलिटी, आपने अपने घर में अपॉर्च्युनिटीज़ को समान तरीके से स्थापित कर लिया, एटलीस्ट आप अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सामाजिक दायरे के साथ जो है तो हल कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसी जर्नी को निश्चित तौर पे करना चाहिए और एटलीस्ट 1 साल तो कोई फेलोशिप नहीं है, फिर भी ऐसे एरियो में जाके रहें आप। मेरा यही सलाह है, यही सुझाव है और यही संदेश है। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुपम भाई आपको आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आने के आमंत्रित लिए करने के और लिए। यहाँ जुड़ने के लिए, हमारे युवाओं को संदेश देने के लिए। अगर अभी भी गूंज फेलोशिप से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई सवाल या डाउट रह गया है तो उसको कमेंट में बताएं। हमसे सीधे जुड़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया है
तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही नई नई फेलोशिप और कैरियर अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।